हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशो इजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम सोशल फैक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इमाइल दरखाइम पे इंट्रोडक्शन का लेक्चर करवा दिया है। एक बार प्लीज़ उसको देख लेना जाके। उसमें मैंने सारे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स बता दिए हैं। क्या होता है कि यही कीवर्ड्स जो है आपके थ्रू आउट जितने भी अभी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इमाइल दरखाइम पे, उसमें कीवर्ड्स रिपीट होंगे। तो मैंने आपको इकट्ठे वहाँ पे बता दिया है, क्योंकि फिर मैं क्लास में उसको दोबारा से बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगी, ऐसे लेक्चर भी लंबा हो जाता है ना, और भी चीज़ें होती है डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ एक बार इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो, ठीक है। और अभी का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इमाइल दरखाइम ने जो फर्स्ट टॉपिक दिया है, कौन सा दिया है? सोशल फैक्ट। ओके, सोशल फैक्ट की थ्योरी दी है। कौन से वर्क में दी है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। ठीक है, ये वाला वर्क आप हमेशा अपने आंसर में मेंशन करोगे स्टार्टिंग में, जब भी सोशल फैक्ट पे आंसर आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब सोशल फैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, क्या दिया है इमाइल दरखाइम ने सोशल फैक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग and that is external to individual and they have power of coercion and by reason of which they control him। अभी देखो, ये आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन एक बार हम इसको समझ लेंगे और समझने के बाद आपको ये लर्न करना है। और एज़ इट इज़, अगर आप यही डेफिनेशन, क्योंकि ये दरखाइम की लैंग्वेज है, अगर आप इसी डेफिनेशन को एज़ इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप थिंकर पढ़ोगे, थिंकर के ऊपर कुछ भी पढ़ोगे ना, तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज यूज़ करनी है। क्लियर? अपने आंसर्स में। ओके, तो डेफिनेशन समझते हैं। देखो, दरखाइम ने क्या कहा कि सोशल फैक्ट का क्या मतलब होता है। दे आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। एक एक कीवर्ड को समझेंगे। एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल। एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल का क्या मतलब है कि सोशल फैक्ट इंडिविजुअल के एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, इसका समझते हैं क्या मतलब है। कि देखो, सोसाइटी ना कुछ लॉ बनाती है, उसके कुछ कस्टम्स होते हैं, फिर सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं ना, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन, है ना। ओके, तो ये सोसाइटी के कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं और सोसाइटी के कुछ वैल्यूज़ या नॉर्म्स या गाइडलाइंस भी होते हैं। सिंपल बोलो, सोसाइटी के नियम कानून होते हैं कुछ। ठीक है, और ये किसने बनाए हैं? ये किसने बनाया है? सोसाइटी ने खुद बनाया है। ठीक है, सोसाइटी ने खुद बनाया है, ये किसी इंडिविजुअल ने नहीं बनाया है। ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं सोसाइटी में रह रही हूँ। आप एक इंडिविजुअल हो और आप इस सोसाइटी में रह रहे हो। ठीक है, तो आप जो किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव कर रहे हो, आप किस तरीके से सोसाइटी में एक सोच रखते हो, या आप क्या फील करते हो, इमाइल दरखाइम कहते हैं कि ये आप अपनी इंडिविजुअल थॉट्स की वजह से फील नहीं करते हो, बल्कि सोसाइटी के वो रूल्स, सोसाइटी के बनाए गए वो रूल्स जो हैं आपके एक्टिंग, आपकी थिंकिंग और आपकी फीलिंग को शेप करते हैं। इतना समझ आया आपको कि सोसाइटी ने कुछ लॉ, कस्टम्स, वैल्यूज़, नॉर्म्स बना दिए और आपको उसी नॉर्म्स के हिसाब से अपनी सोच रखनी है, आपको उसी तरीके की फीलिंग रखनी है। ठीक है, या आप सोसाइटी में जो एक्टिंग या बिहेवियर कर रहे हो वो आप इंडिविजुअल लेवल की वजह से नहीं कर रहे हो, अपने खुद के थॉट्स की वजह से नहीं कर रहे हो, बल्कि उस लॉ, कस्टम्स या वैल्यूज़ की वजह से कर रहे हो जो आपके लिए एक्सटर्नल है, जो सोसाइटी ने खुद बनाई है। ठीक है, अभी देखो, आप कितने भी लिबरल हो, ठीक है, लेकिन अगर आपकी सोसाइटी के कुछ लॉज है, कस्टम्स है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ठीक है, आप लिबरल हो, आप कहते हो कि इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस होने चाहिए। ठीक है, अब सोसाइटी के जो, अगर आप लार्जर सोसाइटी को देखो तो अभी भी हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो कि एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, उसमें इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस मैरिजेस को इतना सपोर्ट अभी भी नहीं मिलता। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी इंडिविजुअल थॉट्स कुछ भी हो, बट आपको सोसाइटी के द्वारा बनाए गए रूल्स फॉलो करने होंगे।
ठीक है, आपको वैसा ही बिहेवियर करना होगा, आपको वैसी ही थिंकिंग रखनी होगी जो सोसाइटी आपसे चाहती है, और आपकी पर्सनल फीलिंग्स का कुछ नहीं है, जो सोसाइटी चाहती है आपको वैसा ही फील करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया ना आपका, है ना, ये पर्सनल नहीं है। ठीक है, ये लॉ, कस्टम्स, ये वैल्यूज़, ये इंस्टीट्यूशंस आपके पर्सनल खुद के बनाए गए नहीं है, सोसाइटी ने बनाया है। ठीक है, और आप इसको फॉलो करते हो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल वर्ड का इतना ही मतलब है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कोर्शन। ओके, अब देखो सोसाइटी ने क्या एक मैकेनिज़्म बना रखा है कि अगर आप सोसाइटी के लॉ, कस्टम्स या उसकी जो वैल्यूज़ है अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो ना, तो सोसाइटी के पास एक पावर है कि वो आपको फोर्स कर सकती है कि आप उसके नियम कानून को फॉलो करो। समझ गए आप। सोसाइटी ने क्या किया, क्या मैकेनिज़्म बना रखा है कि अगर आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते तो सोसाइटी आपको फोर्स करा सकती है अपने रूल्स को फॉलो करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, अगर आप हिस्टोरिकल एग्जाम्पल में आपको एक बात बताती हूँ। पहले क्या होता था कि यू वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी। ठीक है, यू वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी, क्योंकि क्या कंसिडर किया जाता था कि अगर आप समुद्र को क्रॉस करके दूसरे फॉरेन लैंड पे जाते हो तो आपको प्योर कंसिडर नहीं किया जाता था। ठीक है, आपको प्योर कंसिडर नहीं किया जाता था। और जब आप दोबारा अपनी ज़मीन पे, अपने कास्ट पे आते थे, अपनी कम्युनिटी में जब आप वापस आते थे, तो आपकी कास्ट और आपकी कम्युनिटी जो है आपको अपनाती नहीं थी, और आपको क्या कहा जाता था, आपको आउटकास्ट कर दिया जाता था। मेंबर्स जो थे आपकी सोसाइटी के, वो आपको अपनी कास्ट से बाहर निकाल देते थे। इस तरीके से आप आउटकास्ट हो जाते थे। अब मुझे एक बात बताओ, कौन चाहेगा कि हमें हमारी कास्ट से निकाल दिया जाए, हमें सोसाइटी की मेंबरशिप से बाहर कर दिया जाए? जनरली कोई नहीं चाहेगा। तो लोग क्या अवॉइड करेंगे कि हम सी को क्रॉस करके फॉरेन लैंड पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रही है सोसाइटी, आपको एक तरीके से फोर्स कर रही है। इट हैज़ अ कोर्सिव पावर, है ना, कि वो आपको अपने रूल्स को ज़बरदस्ती भी फॉलो करवा सकती है। ठीक है, एक नेगेटिव एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो ऑनर किलिंग, जो आपने देखा है, सुना भी है काफ़ी, कि अगर आप अपनी कास्ट, अपने रिलीजन या अपनी कम्युनिटी के हिसाब से मैरिज नहीं करते तो आज भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे ऑनर किलिंग किया जाता है। तो दिस इज़ अ नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कोर्सिव पावर ऑफ सोसाइटी, है ना, कि सोसाइटी, देखो सबको डर होगा कि ऑनर किलिंग हो सकती है, तो जनरली आप सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट, कास्ट के रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाओगे। आप समझ रहे हो, मैं आपको एक एक कीवर्ड समझा रही हूँ, है ना, अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो, जब वो रूल्स जो है आपके एक्सटर्नल है, आपने खुद ने नहीं बनाया, सोसाइटी ने बनाया, फिर सोसाइटी कह रही है कि मेरे रूल्स को फॉलो करो, तुम फॉलो नहीं करोगे तो मेरे पास पावर है कि मैं तुम्हें फॉलो करवा सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपके वो एक्सटर्नल हो गई, आपको वो ज़बरदस्ती फॉलो भी करवा रही है, तो वो आपको कंट्रोल ही तो कर रही है ना, इंडिविजुअल को कंट्रोल ही कर रही है ना, है ना। ओके, सोसाइटी इंडिविजुअल को कंट्रोल ही कर रही है अल्टीमेटली। और आज भी देख लो, अरे आपने पर्सनल लेवल पे ये चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी कि आपके थॉट्स कितने ही लिबरल हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन आज भी आपके जो कास्ट के रूल्स हैं, आपके जो मैरिज के रूल्स हैं, आपके जो रिलीजन के जो गाइडलाइंस हैं, आपको ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, आपको ये फॉलो करना पड़ता है। दे आर एक्सटर्नल टू यू। ठीक है, आपने नहीं बनाया। कोर्शन, आप चाहे कुछ भी बिलीव करो, पेरेंट्स डराते नहीं, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, सोसाइटी हमको डराती है, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली दे आर कंट्रोलिंग अस। क्लियर। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन बहुत ही अच्छे समझ आ गई हो, आपको लर्न करने में भी ईजी रहे, और आप यही डेफिनेशन जो है एग्ज़ाम में लिख के आओगे सोशल फैक्ट की। क्लियर हो गया। अब क्या है, फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं सोशल फैक्ट के। ठीक है, तो फीचर्स मैंने आपको बता दिया कि दे आर एक्सटर्नल टू यू, है ना, लॉज, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज़
आपके एक्सटर्नल है, आपने खुद ने नहीं बनाई है, ठीक है, ये सोसाइटी ने बनाई है और आप उसको फॉलो करते हो। फिर कंस्ट्रेंट हो गया, कंस्ट्रेंट मतलब वही कोर्सिव, कि आपको फोर्स कराया जाता है कि आप इसको फॉलो करो। इट गाइड्स योर बिहेवियर, है ना, ये आपके बिहेवियर को गाइड करती है ना। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि आप किस तरीके से बिहेवियर करते हो, क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो। इमाइल दुर्कheim कह रहे हैं कि आपकी इंडिविजुअल थॉट्स की वजह से नहीं है, बल्कि सोसाइटी जो है वो आपको क्या करती है, गाइड करती है, ठीक है। इट इज़ कोर्सिव, जैसे कास्ट रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। जनरली इंटरकास्ट मैरिज आज भी इंडियन सोसाइटी में इतनी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं जनरलिटी, सिमिलर फीचर्स वाइड स्प्रेड इन सोसाइटी, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, आप कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन उठा के देख लो, या अगर मैं दुर्कheim की लैंग्वेज में बोलूँ, सोशल फैक्ट उठा के देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं फैमिली की बात करूँ, पॉलिटी की बात करूँ, रिलीजियस स्ट्रक्चर की बात करूँ, आप किसी भी सोसाइटी में देख लो, उनके फीचर्स जनरली सेम ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं फैमिली की बात करती हूँ, देखो आप किसी भी सोसाइटी में चले जाओ, फैमिली का स्ट्रक्चर तो सेम ही है हर सोसाइटी में। उसमें एक हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ होती है, उनके कुछ चिल्ड्रन होते हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर भी होता है कि जो हस्बैंड का रोल है वो क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रोल है, कि वो बाहर जाके कमाएंगे, ठीक है। वाइफ का रोल क्या होता है, हाउस होल्ड वर्क है, इफ़ेक्टिव रोल है, कि वो घर में जो है वो सबका केयर करेंगी और हाउस होल्ड वर्क करेगी। डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो इट इज़ डिवाइडेड, ओके, अमंग द कपल, ठीक है, ओके। और हेड ऑफ़ द फैमिली भी होंगे। तो अगर आप देखो तो फीचर्स जो है वो कैसे होते हैं, जनरल होते हैं। सोशल फैक्ट कैसा है, जनरल है। फैमिली का स्ट्रक्चर एक तरीके से हर सोसाइटी में सेम है, यूएस में भी देख लो, इंडिया में भी देख लो, चाइना में भी देख लो, जनरली तो ऐसा ही होता है ना, ठीक है। फिर क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, दिस सोशल फैक्ट्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसका क्या मतलब है कि आप आते हो और आप जाते हो, बट सोशल फैक्ट हमेशा रहता है। जब आप पैदा नहीं हुए थे तब भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, तब भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, तब भी फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन थी, तब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, और जो दिमाग में आपके आए हर इंस्टीट्यूशन था, कास्ट था, है ना। और जब आप चले जाओगे, जब हम चले जाएंगे इस दुनिया से, तब भी तो ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे ना, है ना, तब भी तो ये स्ट्रक्चर्स रहेंगे। कितने लोग हर दिन मरते हैं, क्या ये स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो जाते? नहीं, ये हमेशा रहते हैं। मतलब आपके आने से पहले भी थे, आपके जाने के बाद भी रहेंगे, ठीक है। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ यू, आप से अलग होके ये काम कर रहे हैं, आप पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फीचर्स एक्सटर्नल है, सोसाइटी ने बनाई है, इंडिविजुअल ने नहीं बनाया। कंस्ट्रेंट है, आपको ये फोर्स करते हैं कि आप इनको फॉलो करो। जनरल है, जितने भी इंस्टीट्यूशन या सोशल फैक्ट है इनका स्ट्रक्चर जो है जनरली सेम है, फॉर एग्जांपल फैमिली, ठीक है। और आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डजेंट मैटर, it is not dependent on you, you come and go but they remains, okay, clear। चलो दुर्कheim कहते हैं कि अब टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट क्या है। दुर्कheim कहते हैं कि दो टाइप के सोशल फैक्ट हैं, एक है मटेरियल सोशल फैक्ट, एक है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। देखो मटेरियल सोशल फैक्ट वो होते हैं जो टेंजिबल होते हैं और विजिबल होते हैं, मतलब जिन स्ट्रक्चर्स को आप छू सकते हो, जिन्हें आप देख सकते हो, है ना। जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, अपना पार्लियामेंट है ना, एक बिल्डिंग है, देख सकते हो आप उसको, ठीक है। और जिस तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके टेम्पल्स होते हैं, एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, उनको आप वो देख सकते हो। तो टेंजिबल एंड विजिबल का वही मतलब है, ठीक है, ओके। लॉ एंड रूल्स जैसे लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर लो तो क्या इट इज़ अ टेंजिबल एंड विजिबल, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप हाथ में, जैसे बुक है, यू कैन टच इट, यू कैन रीड इट, है ना, तो इट इज़ विजिबल टू यू, ओके।
इस तरीके से आ जाते हैं नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। ये क्या होते हैं? इंटेंजिबल, इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते। जैसे कि सोसाइटी की कोई बिलीव्स एंड कस्टम्स होते हैं, वैल्यूज़ नॉर्म्स होते हैं, मतलब कोई मान्यता जैसे चली आ रही है ना, तो मान्यताएं दिखती थोड़ी है ना। तो ये क्या है? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। ओके, तो इसको क्या कहते हैं? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मान्यताएं जो होती है ना, कि कोई अंधविश्वास जो है उसको बढ़ावा देना, तो कहीं लिखा थोड़ी है ना। तो अंधविश्वास हो गया या कोई बिलीव्स हो गए, फेथ हो गई, जैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं, है ना, तो ये हमारी मान्यताओं पे चलते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे इसको? नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। दुर्खीम कहते हैं कि सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमको सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो क्या क्या कहते हैं वो? सोशियोलॉजी इज़ दी साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले में क्या बताया है कि दुर्खीम कौन है? पॉजिटिविस्ट हैं। पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? जो साइंटिफिक तरीके से सोशल रियलिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो साइंस का मेथड लगाते हैं सोसाइटी को पढ़ने के लिए, जैसे कि डेटाबेस स्टडी करेंगे, एम्पिरिकल स्टडी करेंगे, कॉज एंड इफ़ेक्ट बेसिस पे स्टडी करेंगे, है ना, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो पॉजिटिविस्ट का क्या मतलब हो गया? जो साइंस को यूज़ करते हैं सोसाइटी को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या कहा इन्होंने कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट। हमें सोशियोलॉजी में क्या पढ़ना है? सोशल फैक्ट को पढ़ना है। सोशल फैक्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया, क्या होता है? एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, ओके, it has coercive power, okay, and they control the individual, and they are general in society, okay, they are widespread in society। clear? तो हमको यही सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, सोशल फैक्ट स्टडीड बाय दुर्खीम। तो कौन से सोशल फैक्ट को दुर्खीम ने पढ़ा है? एक है डिवीजन ऑफ लेबर, एक है सुसाइड, एक है रिलीजन। तो ये 3 टाइप के सोशल फैक्ट को दुर्खीम ने पढ़ा है। ठीक है, इन्हीं तीनों पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। अब पढ़ेंगे कैसे? स्टडी इट साइंटिफिकली नॉट फिलोसफिकली। ठीक है, फिलोसफिकल तरीके से नहीं पढ़ना है, साइंटिफिक वे में पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया कि इमाइल दुर्खीम वॉज अ पॉजिटिविस्ट थिंकर, ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ साइंस, he applied scientific methods to study the social reality। अभी आप देखोगे कि चाहे आप डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ो, सुसाइड पढ़ो, रिलीजन पढ़ो, आप देखना कि दुर्खीम ने उसमें डेटा, फैक्ट्स, इम्पेरिकल स्टडी की है। ठीक है ना, मतलब एविडेंस बेस्ड स्टडी की है ना। साइंस बिना एविडेंस के तो होती नहीं है, तो उन्होंने एविडेंस दे करके अपनी थ्योरी को प्रूव किया है। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना इनको। ठीक है, आपको आंसर में लिखोगे ना तो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब दुर्खीम क्या कहते हैं कि सोशल फैक्ट का फंक्शन क्या होता है, सोशल फैक्ट सोसाइटी में क्या भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, क्या अपना रोल प्ले कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको याद आया मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में क्या बोला कि इमाइल दुर्खीम इज़ अ फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं? जो ये बिलीव करते हैं कि सोसाइटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, दे आर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दे मेंटेन ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इंटीग्रेशन, सॉलिडेरिटी एंड रेगुलेशन इन सोसाइटी, है ना, कि सोसाइटी में सिर्फ इनका एक फंक्शनल रोल है, एक अच्छा रोल है ना। तो फंक्शनलिस्ट का यही मतलब है। ठीक है, कि इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि किसी भी तरीके का कन्फ्लिक्ट नहीं है, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, बीट पॉलिटिकल, बीट रिलीजियस, बीट एजुकेशनल, बीट फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है ये, दे हैव अ फंक्शनल रोल इन द सोसाइटी। ये सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? ऑर्डर रख रहे हैं, एक तरीके की शांति रखी हुई है, स्टेबिलिटी, इन्होंने सोसाइटी को स्टेबल बना रखा है। सोसाइटी में ये इंटीग्रेशन का काम करते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी में सबको बांध के रखते हैं एक साथ। ठीक है, और सॉलिडेरिटी, यूनिटी, यूनाइट करके रखते हैं लोगों को, और लोगों को ये रेगुलेट करते हैं। ठीक है, गाइड करते हैं उनके बिहेवियर को। ठीक है, तो सोशल फैक्ट का यही फंक्शन है। क्लियर?
देखो, अब दरखाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट मस्ट बी ट्रीटेड एज थिंग्स। हमें ना सोशल फैक्ट को एक थिंग की तरह ट्रीट करना है, ठीक है, थिंग्स की तरह ट्रीट करना है। थिंग्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आप साइंस में क्या पढ़ते हो, मैटर को पढ़ते हो, है ना, मैटर को पढ़ते हो। इस तरीके से हमें ना सोसाइटी में जो हमारी सोशल फैक्ट्स हैं, डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी बोल दी, सुसाइड पे थ्योरी दे दिया, रिलीजन पे थ्योरी दे दी, इनको हम एज अ थिंग की तरह पढ़ेंगे। मतलब एक जैसे हम साइंस में मैटर पढ़ते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, मैटर की तरह। तो मैटर ना बोल के क्या बोला, थिंग्स, कि सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह पढ़ना है। अच्छा, क्यों पढ़ना है? ताकि हम ऑब्जेक्टिव रियलिटी निकाल सके, ठीक है। रियलिटी कैसे निकालनी है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब हमारा जो रिज़ल्ट, हमारी थ्योरी पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन या रिज़ल्ट निकाले वो कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि इट शुड बी सपोर्टेड और वैलिडेटेड बाय द एविडेंस, ठीक है। एविडेंस का यूज़ करके, डेटा फैक्ट का यूज़ करके, साइंस का यूज़ करके, तो इम्पेरिकल तरीके से स्टडी करेंगे ना, साइंटिफिकली स्टडी करेंगे, डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। और हम ना क्या बोला है दरखाइम ने कि हमको फिलोसफिकली नहीं पढ़ना है ना, फिलोसफिकल लेवल पे नहीं पढ़ना है कि हमने ज्ञान दे दिया बस बैठे बैठे, ठीक है, बिना किसी एविडेंस के। हमें ना डेटा लाना पड़ेगा बाहर की दुनिया से, ठीक है। हम ऑब्ज़र्व करेंगे, किसी छोटी सी सोसाइटी पे स्टडी कर लेंगे, या हमारे आसपास जो भी डेटा, जैसे उन्होंने सुसाइड की थ्योरी दी दरखाइम ने, तो उन्होंने उसको पूरा एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड स्टडी किया। अभी आप आगे पढ़ोगे, है ना, फिलोसफिकल नहीं पढ़ाई की है ना, बैठे बैठे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया है। क्लियर? और ऐसा क्यों करना है हमको? ताकि हमारी सोशोलॉजी कैसी हो? साइंटिफिक हो। क्यों सोशोलॉजी को साइंटिफिक बनाना है? क्योंकि इमाइल डर्कहाइम कौन है? ही वॉज अ पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविस्ट कौन होते हैं? जो साइंस को यूज़ करते हैं सोसाइटी को पढ़ने के लिए, है ना, जो एविडेंस की बात करते हैं, ठीक है, ओके, जो डेटा फैक्ट को यूज़ करते हैं, ओके। अब इसका क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। इमाइल डर्कहाइम का क्रिटिसिज्म क्या है? इन्होंने सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर दिया है कम्प्लीटली। तो ऑब्वियसली अगर ये साइंटिफिकली पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर देंगे। इन्होंने हर थ्योरी में, अपनी हर थ्योरी को इन्होंने डेटा, फैक्ट, एविडेंस से वैलिडेट किया है। तो क्योंकि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन कि जो विचार होते हैं ना, रियलिटीज़ या इंटरप्रिटेशंस होते हैं ना, वो सब्जेक्टिव होते हैं। किसी रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, कास्ट पे आपकी भावना अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है। तो ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। आप एक ही फिनोमेना का, एक ही रियलिटी का, फॉर एग्जांपल कास्ट हियर या रिलीजन हियर, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। ह्यूमन माइंड जो है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सब्जेक्टिविटी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? आप ह्यूमन की इंटरप्रिटेशन को कैसे इग्नोर कर सकते हो? एक ही रियलिटी के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। आप उसको साइंस की तरह जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है साइंस में, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो उसके कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसी उसकी ऊपर थ्योरीज है जो हर हर जगह अप्लाई होगी, वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन रिलीजन, कास्ट या सोशल रियलिटी की बात करो तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ हो जाती है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? ओवर एम्फेसाइज्ड फंक्शनल रोल। अच्छा, इमाइल डर्कहाइम क्योंकि एक फंक्शनलिस्ट है, इनका मानना है कि सोसाइटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे कास्ट हो, मैरिज हो, फैमिली हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो, इनका एक ही रोल है। वो क्या है? फंक्शनल रोल। मतलब दे आर फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इन्होंने सोसाइटी में क्या कर रखा है? सोसाइटी में इन्होंने क्या कर रखा है? ऑर्डर, स्टेबिलिटी, पीस, यूनिटी, यही कर रखा है। लेकिन इन्होंने ये भूल गए कि इसकी वजह से सोसाइटी में डिसफंक्शनल चीज़ें भी होती हैं, या मार्क्स के वर्ड में, कार्ल मार्क्स के वर्ड में आप कहो तो कन्फ्लिक्ट भी होता है ना। देखो आज के टाइम में रिलीजन में देखो आप, कितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट कितने ज़्यादा होते हैं, कम्युनलिज्म इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कास्ट बेस्ड कन्फ्लिक्ट कितने होते हैं, अनटचेबिलिटी इसका बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना।
तो फैमिली में कितनी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, वुमेन को किस तरीके से सबऑर्डिनेट किया जा रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को देखा ही नहीं, डिसफंक्शनल रोल को देखा ही नहीं, इन्होंने सिर्फ अच्छा अच्छा बताया है, ठीक है, कि फैमिली जो है वो बांध के रखती है, लोगों को यूनाइटेड रखती है, मेंबर्स को यूनाइटेड रखती है, कास्ट जो है वो अपने मेंबर्स को यूनाइटेड रखती है, सोसाइटी में सॉलिडारिटी है, ठीक है। तो इन्होंने कन्फ्लिक्ट या डिसफंक्शनल रोल पे ध्यान नहीं दिया और फंक्शनल रोल को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर दिया। क्लियर। फटाफट PYQ देख लेते हैं। सोशल फैक्ट इज़ टू बी ट्रीटेड एज थिंग। हमें सोशल फैक्ट को थिंग या मैटर की तरह क्यों ट्रीट करना है? लिखोगे कि भाई इमाइल दरकाइम जो है ही इज़ अ पॉजिटिविस्ट, वो साइंटिफिक एविडेंसेस में बात करते हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस की बात करते हैं, तो उन्होंने सोशल फैक्ट को थिंग्स की तरह ट्रीट किया है ताकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी आ सके, इम्पेरिकल तरीके से आप पढ़ सको। तो हम, क्योंकि खुद वो एक क्या है, पॉजिटिविस्ट है, ही विल अप्लाई साइंस इन हिज स्टडी ऑफ सोशल रियलिटीज़। क्लियर। नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी अकॉर्डिंग टू इमाइल दरकाइम। तो मैंने आपको बताया सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशोलॉजी का एज पर इमाइल दरकाइम, क्या है, सोशल फैक्ट है। तो सोशल फैक्ट में क्या करोगे, इसमें नोट लिखना है, तो डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्सटर्नल हो गया, कोएसिव हो गया, कंट्रोल कर रहा है आपको, जनरल हो गया, वो सारा लिख दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, एग्जाम्पल से वैलिडेट कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एग्जामिन द नेचर ऑफ सोशल फैक्ट एज अंडरस्टूड बाय दरकाइम। की नेचर क्या है, फिर नेचर वही वापस से वही बात कि एक्सटर्नल है, कोर्सिव है, कंट्रोल कर रही है इंडिविजुअल को सोसाइटी में, जनरल है ना। ओके, तो इस तरीके से आप इसको बताओगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट इन दरकाइम व्यू। सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या परेशानियाँ आती हैं दरकाइम के व्यू से, ठीक है, दरकाइम के नज़रिए से, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम्स है सोशल फैक्ट को ऑब्जर्व करने में? देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि सोशल फैक्ट ना, दरकाइम कहते हैं कि पर्सनल भी हो सकती है, ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकती है और सोसाइटल लेवल पे भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम है। फिर स्टडी करते समय ना बायसनेस आ जाती है, क्योंकि क्या है, ह्यूमन माइंड जो है वो वही है कि आपकी इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरी इंटरप्रिटेशन अलग है। तो मैं जब भी कोई स्टडी करने जाऊंगी वहाँ कहीं ना कहीं बायसनेस आ ही जाएगी, है ना, कि मेरे जो अपने प्री कंसीव नोशंस हैं, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है सोसाइटी में, मैं उस स्टडी में लिखी दूंगी, है ना, तो बायसनेस आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। क्लियर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया हो सोशल फैक्ट पे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे कि मैं आगे अच्छे लेक्चर्स आपको और प्रोवाइड करूँ, अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और फीडबैक भी देना। ओके, थैंक यू।